हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की जो है 5 सवाल कंप्लीट कर लिया था। एक क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, दूसरी क्लास में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। यानी प्रश्नावली 1.1 में 5 सवालों को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। उसके आगे यानी 6वें से हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वां क्वेश्चन है, यदि HCF 120-225 का यानी 120 और 225 का HCF जो है 15 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे हम लोगों ने चौथा सवाल लगाया था, सेम वही सवाल है। जैसा चौथा सवाल हमने लगाया था वैसे ही सेम है। यानी 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 6वां, यदि HCF 120 और 225 120 और 225 का जो HCF है वो 15 है। ठीक है, तो कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पीछे हमने फार्मूला भी बता दिया आप लोग को, सब सारी चीज़ें बता दिया है, उसी के आधार पे हम लोग करना है। तो क्या है सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। क्या हमने बताया था? A गुणे B इज इक्वल टू HCF AB गुणे LCM AB। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे और LCM क्या हो जाएगा, A क्रॉस B और HCF AB। ठीक है, अब यहाँ पे LCM को ज्ञात करना है। तो जो A और B क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी ये A है और ये वाला B है। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसका HCF भी दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो सीधे क्या हो जाएगा, LCM चौथे सवाल की तरह है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 120 225 120 225 और डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कटेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 15 8 120 होता है। ठीक है, 15 9 135 और 15 10 में 150। तो ये सीधे सीधे आपका 8 हो जाएगा और गुणे 225, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। ठीक है, 4 20 2 और 8 दूनी 16, ये 1800। यानी LCM जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 1800 होगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। चलिए, इस हिसाब से 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर पे, इसको इरेज करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। देखो, एग्जाम्पल में जैसे जैसे क्वेश्चन लगे हैं हमारे, सब वैसे ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं नोट डाउन। 7वां नंबर क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12। 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका नाम है लेसन का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक्सरसाइज 1.1 और ये है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा।
व्याख्या कीजिए कि इतना इतना एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। देखो कुछ भी नहीं करना है, ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 3 36, या ऐसे कर लो, इन दोनों को कर लो, क्या हो जाएगा 303 × 12 और प्लस 4, 12 3 36 और 12 3 36 और प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे जाएगा 36। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ये संख्या कैसी प्राप्त हुई है? ये संख्या एक तरह से भाज्य संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन अभी हम इसको काम कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करने के बाद ये स्पष्ट करेंगे कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। सिंपल 36 40 का ये किससे विभाजित होगा? 2 से। 2 1 9 2, 2 8 16, 2 2 4 0, 2 9 18, 2 1 9 2 0, 2 से चला जाएगा, 2 4 8, 2 5 10 और 2 5 10, 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 9 5। अब क्या जाएगा? 7 से जाएगा, 13 बार में जाएगा 13, अब 13 7 91, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 25 हो गया 280, और 280 13 में कितना हो गया 0, और 13 8 कितना हो जाएगा 130, यानी 8 3 24, 8 3 24 2, और 8 1 9 8 2 10 0, ठीक है, 8 2 10 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक मिनट 0 और 13 5 65 और 13 3 39, 9 5 14, 6 3 9 1 10, यानी 4 हो गया, यहाँ 10 बचा, और 13 दूनी 26 और 10 36, ठीक है 3640, यानी कितना हो गया आपका? यहाँ पे जो इसका गुणनखंड हुआ, यानी किसका 36 40 का, वो हमारा आया 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 2 × 2 × 2 5 × 7 और × 13। देखिए जो गुणनखंड की स्थिति है वो, देखिए गुणनखंड की स्थिति में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं हमारी क्या है, एक तरह से अभाज्य संख्या है। लेकिन इसकी व्याख्या के अंतर्गत अगर हम इस संख्या को देखें तो ये संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है, यानी ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 36 40, यानी कुल मिला के इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये वाली जो व्याख्या हमने किया है, व्याख्या का मतलब इसका जो एक्सप्लेन किया है, यही एक्सप्लेन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हमारी ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है सवाल, तो इस सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिए 8वां सवाल। देखो सभी सवाल इसके इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, सवाल को लगाइएगा, इससे एक सवाल जरूर पूछता है। चलिए क्वेश्चन है 18 और 117, 8वां 18 व 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यम का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117, 18 व 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 व 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी लगाए हैं और कोई भी इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है जो बहुत भारी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं ये पूर्णांक संख्या है। ये दोनों कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और इस पूर्णांक संख्या का हमें सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, पहले 18 का गुणनखंड करो, उसके बाद 117 का गुणनखंड करो। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2, सीधा ऐसे कर दूँ, 2 तिहाई 6 और 36 18। 117 का गुणनखंड क्या हो सकता है? तो 117 का जो गुणनखंड होगा सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 13 छक्के, हाँ ठीक है, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 और 9 और 9 और 13 में कितना हो गया? 13, यानी 3 तरीके 9, 9 3 27 और 9 एक नम, ठीक है गुड, 3 तरीके 9, 13 नमा 117। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। किसका? 18 और 117 का। तो जब 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो देखा हमने 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो ये 3 गुणे 3 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 9 हो जाएगा। और इसके एचसीएफ को इतने के रूप में दर्शाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? एचसीएफ 18 117 बराबर 18 यम माइनस 117। क्लियर? अब इतने की वैल्यू हमको यहाँ मिल गया है, तो 9 बराबर 18 यम माइनस 117 हो गया। ठीक है, और यहाँ यम का भी मान ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले वैल्यू को चिन्ह के साथ इधर भेज देंगे। तो 117 प्लस 18 यम, तो 18 यम बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 16 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 126 और यम बराबर क्या हो जाएगा? 126/18। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, वो काटेंगे तो क्या होगा? देखो काटो, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 7 9 63, यानी 9 7 63, यानी यम का मान कितना हो जाएगा? 7। यानी यम का मान कितना आया? 7 आ गया। अब देखो यहाँ से यम का भी मान निकल गया, हमें 2 पूर्णांक संख्या भी मिल चुकी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ से इन 2 पूर्णांक संख्या के द्वारा हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। तो जाहिर सी बात हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा एलसीएम? आपको फार्मूला भी पता है कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ किसका? ए बी का। एलसीएम किसका होता है? ए बी का। यही होता है फार्मूला। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ए मने 18 और बी मने 117, तो 18 गुणे 117 और बट्टे एचसीएफ 9, तो 9 दूनी 18 और सीधे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 117 और कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 2 1 नम 2 1 3 और 2 1 नम 2, यानी 234। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 117 का सीधे हो जाएगा 234, यानी यम का भी मान निकल गया और एलसीएम भी ज्ञात हो गया हमारा। ठीक है, तो दोनों काम हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए ये हमारा टोटल में 8 सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए 9वां सवाल है। 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी बड़ा नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। नौवां सवाल है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए भाज्य संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इसको करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है 9, ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
n के लिए संख्या 6 टू द पावर n, संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को लगाना है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। देखो, यदि किसी इसको हल करते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको जो प्राकृतिक संख्या n है, इस n का जांच करना है 6 टू द पावर n पे, और ये करना है कि यह अंक n जो है 0 अंक पर समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यदि n प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या है तो 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त, 0 पर, ये लिखा है जी, 0 पर समाप्त होगा। इसलिए अतः लिख दूँ, अतः अब हम इस 6 टू द पावर n का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 3 टू द पावर n हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो 6 है, इस 6 का गुणनखंड 2 व 3 आया है, जो n पर समाप्त नहीं होगा। होगा क्या, समाप्त नहीं होगा। और ये 2 और 3 कैसी हैं, चूँकि 2 और 3 कैसी संख्या है, 2 और 3 एक पूर्णांक संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। इसलिए n पर समाप्त नहीं होगा, यही इसका हल होगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ये जान लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। बाकी बढ़ा चढ़ा के जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते हो, बस इतना ही है, इतना ही आपका जवाब देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। n प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, इसलिए हम इसका गुणनखंड कर दिए हैं। 6 का गुणनखंड 2 और 3 आया है, जो n पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए 2, 3 एक पूर्णांक संख्या है और एक अभाज्य भी है, इसलिए n पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी और कोई इसका जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो भाई सुनो, यहाँ पे क्या 2 और 3 कोई संख्या n हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तब n नहीं हो रही है तो सीधे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन संख्या 10 है, और 10 नंबर सेम वही है जो 7वां नंबर हम लोगों ने किया है, 7वें नंबर की तरह ही है, कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13। देखो व्याख्या कीजिए कि कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5, 6 × 5 गुणे, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे वाली लाइन में 7 × 6 ×
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? संख्या क्यों है? ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हल होगा। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना क्या है, एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो ऐसे ही सिंपल हम जैसे इसका क्या करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हल कर दो तो कितना हो जाएगा भाई। देखो 13 का नम 13 और 13 का नम 13 1 14, तो यहाँ पे 7 गुणे 13 का नम 13 और 13 का नम 13 1 14, अब प्लस 13, इसको हल कीजिए। 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 28 दो 30 और 7 का नम 7 3 10 और प्लस 13 जोड़ दीजिए। 3 1 4 और यहाँ पे 1 0 1। अब देखो 1014 जो संख्या है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है ना, बस एक्सप्लेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला देखो पॉइंट, अगला वाला पॉइंट क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 15 5, इसको देखो कितना होगा, 2 6 24 और 24 बच्चे 24 बच्चे हो गया, 4 पच्चे 20 220, यानी 24 बच्चे 5 चौको 20, 2 और 5 दूनी 10 2 12 120 और 120 छक्के 12 छक 72 720 और 720 सत्ते कितना हो जाएगा 0 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 1540। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगी, यानी 1500 भी 40 क्या होगा, विभाजित हो जाएगी, इसलिए यहाँ भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। कुल मिला के इसको गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, इसको गुणा करके हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और देख लेंगे कि विभाजित होने वाली संख्या है कि नहीं है। अगर विभाजित होने वाली संख्या है तो क्या हो जाएगी, वही भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम करते हैं अगले नंबर सवाल को। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी ये हमको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, थोड़ा लंबा है, मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। 11 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, चलो यहीं से नोट करो, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ या चारों ओर, वही बात हुई, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है।
रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन जितना लंबा है उतना लंबा सवाल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमने क्यों लिखा है। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, अरिहंत का भी लगता है, पता नहीं एक बालाजी हैं उनका भी लगता है, राजीव प्रकाशन ही है, आपका डॉक्टर मनोहर रे है, लेकिन डॉक्टर मनोहर रे की एक ब्रांड किताब है, शालिनी शर्मा का भी है उसी से संबंधित। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे और राजीव प्रकाशन की बेस्ट किताब इस समय चल रही है। ठीक है, और भी हैं, सभी सब बेस्ट हैं, जो आपको पढ़ने का मन है उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सवालों का जो कॉम्बिनेशन है सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, कोई अलग नहीं है, सब तरीका एक ही होता है। सवालों का थोड़ा सा अधिक होना या कम होना यही है। यहाँ पे ध्यान दो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों, जैसे मान लो एक फील्ड है और ये फील्ड के चारों तरफ क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लो इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना? 18 मिनट। और रवि को 12 मिनट लगता है, यानी जो रवि है उसको कितना लगता है? 12 मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो इस पॉइंट से ये दोनों भागना शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, और दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। तो ये बताइए, दोनों का जब समय अलग है तो कितने समय पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे? यही क्वेश्चन का मतलब है। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, 18 का और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लो, गुणनखंड कर दो। तो 2 तिहाई 6 और 6 18 और 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हमने गुणनखंड कर दिया और इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर दूँ। किसका? 18 और 12 का, और जो आ रहा है वही आपको उत्तर होगा। देखो, ये है 2, ये है 3, और बचा जो उसको भी नोट करो और कैलकुलेट करो कितना हो गया। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट पर वो दोनों क्या होंगे? एक साथ मिलेंगे। यही आंसर होगा, यानी 36 मिनट पर दोनों एक साथ होंगे। यही इसका हल है और कुछ भी नहीं है, यही बस है। इतना बड़ा क्वेश्चन, जवाब जरा सा, यही इसका आंसर है और कुछ भी नहीं है। उन दोनों संख्याओं का जो समय जो ले रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं समय लेने में, उन दोनों का गुणनखंड कर दीजिए और उनका एलसीएम निकाल दीजिए और दोनों 36 मिनट पे क्या होगा? एक ही बिंदु पे मिल जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन का जवाब है। चलिए, अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी टोटल 6 क्वेश्चन बच रहा है। इस 6 क्वेश्चन को अगली क्लास में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके सबके पास भेजो।
ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन जैसे भी हम वीडियो डालते हैं आपको मिलना शुरू हो जाए। आपको एक तरह से समझिए, बेल आइकन का मतलब होता है आपको अवगत कराना है कि हमारी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। लाइक कीजिए, किसी तरह की कोई भी बात हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।